गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप सभी वीडियो को देख रहे होंगे और उसे आप अपनी कॉपी में उतारते भी जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कुछ लोगों ने कहा अनुस्वार फिर से पढ़ाने के लिए, अनुनासिक फिर से बताने के लिए, तो उसे बताया गया दोबारा वीडियो भी हमने डाला है। आप सभी को कॉपी में अच्छे से उतार लेंगे, ठीक है, ताकि आप जब भी उसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात। आज हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों को सीखेंगे जो प्रायः गलतियां हो जाती हैं लिखने में। जैसे विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है, संज्ञा के साथ कैसे लिखना है, सर्वनाम के साथ कैसे लिखना है। ये प्रायः अशुद्धियाँ देखने को मिलती हैं। ऐसी शब्द युग्म है, शब्द समूह है, इसको कैसे लिखना होता है। स्पर्श के प्रत्येक पाठ के अंत में शब्द युग्म आता है जिसे आपको लिखना रहता है। अनुस्वार अनुनासिक जैसे है वो लिखना है, नुक्ता है, सभी जो भी व्याकरण से पढ़ाई होती है वो आपके पाठ के अंत में दिया रहता है अभ्यास में, जिसे आपको पूरा करना है और वो आप बना लेंगे तो फिर अशुद्धियाँ नहीं होंगी, ठीक है ना। तो हम लोग आज कुछ ऐसा भी देखेंगे कि मानक शब्द क्या है और अमानक क्या है, जिसका हम प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या गलत है क्या सही है, इसको भी एक बार आप देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संज्ञा के साथ परसर्ग अर्थात विभक्ति चिन्ह को कैसे लिखा जाता है और सर्वनाम के साथ उसे कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए बच्चों, जैसे परसर्ग, आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे कि संज्ञा के साथ परसर्ग, जिसे विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, अलग लिखे जाते हैं। संज्ञा के साथ विभक्ति चिन्ह अलग लिखे जाते हैं। जैसे मोहन ने, राम ने, श्याम ने, कुछ भी संज्ञा के साथ। वहीं सर्वनाम शब्द को परसर्ग से जोड़कर लिखा जाता है। जैसे उसने, देखा आपने, तुमने, इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे, तुमने गलत हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे लिखना है, तुमने, ठीक है। एक बार फिर से देखिए कि संज्ञा के साथ यहाँ मोहन ने यहाँ अलग लिखा गया है, ये है परसर्ग। राम ने, ठीक है। वैसे ही आप ध्यान से समझ जाएंगे कि संज्ञा के साथ विभक्ति चिन्ह अलग लिखे जाते हैं और सर्वनाम शब्दों के साथ विभक्ति चिन्ह को जोड़कर लिखा जाता है। समझ गए आप, जैसे हमने बताया राम ने, तुमने, जैसे सीता ने खाना खाया, टीवी देखा। यहाँ देखिए गीता ने, सीता ने। वैसे ही उस सर्वनाम है, विभक्ति चिन्ह लगाना है उस साथ में। उसने गाना गाया, उन्होंने खाना खाया, ठीक है ना। उसने
गाना गाया, उन्होंने खाना खाया, ये क्या है? सर्वनाम है। मुझे लगता है अब आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, समझ गए होंगे कि संज्ञा के साथ परसर्ग अलग करके लिखते हैं, सर्वनाम के साथ साथ में लिखते हैं। ये संज्ञा है, ये संज्ञा है, इसके साथ हमने अलग लिखा, और ये सर्वनाम है, ये सर्वनाम है, इसे हम लोगों ने साथ में लिख लिया चिन्ह। ठीक है ना? अब आप समझ गए होंगे परसर्ग। अब जब भी लिखना होगा तो आप राम ने, श्याम ने, गीता ने, सीता ने आप अलग करके लिखेंगे। उसने, तुमने, उन्होंने, जिन्होंने, इसके साथ लिखना है। सर्वनाम के साथ विभक्ति चिन्ह लिखना है साथ में लगा के, और संज्ञा को अलग करके लिखना है। ठीक है, अब हम इसको समझ चुके हैं। आप, आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ लिए होंगे, लिखेंगे, और जहाँ नहीं समझ में आएगी बात पूछेंगे। अब हम लोग दूसरी चीज़ फिर देखते हैं। बच्चों, आइए कुछ और ऐसी सामान्य जो रूप से हम जो लिखते हैं उसमें गलतियां हो जाया करती हैं लिखने में। तो हिंदी में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो दोनों तरह से प्रचलित हैं, कुछ मानक और कुछ अमानक। ठीक है, तो हमें मानक रूप को देखना चाहिए, सीखना चाहिए कि क्या है। जैसे वह दिल्ली गई, मुझे रुपए चाहिए, उन्हें पैसे चाहिए, वे बीमार हुए, इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं। तो कुछ शब्दों के दोनों रूप प्रचलित हैं। ठीक है, जिसे अमानक भी कहा गया है और मानक भी कहा गया है। अमानक जो अभी नहीं माना जा रहा है, जो नहीं चलता है, मानक जिसे हमें हिंदी में स्वीकार किया गया है शुद्ध रूप में। ठीक है ना? तो देखिए गई कैसे लिखा गया है। ठीक है, ध्यान देंगे। गई, वह बाजार गई। बहुत लोग ऐसे लिखते हैं गई, लेकिन सही क्या है, ऐसे लिखना चाहिए गई। ठीक है। रुपए, रुपए में बहुत लोग गलती, पहले तो र, ये जानना चाहिए कि बहुत लोग र में क्या करते हैं, र में उकार लगाना है, हमने बताया था पिछले क्लास में। तो कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, जो कि गलत है। इसके बीच में लगाना है, छोटी ऊ है, और बड़ी ऊ कैसे लगाएंगे, इसको ऐसे करके लगाएंगे। तो यहाँ रुपए ऐसे लिखना है, हमेशा याद रखेंगे रुपए। ठीक है, ये रुपए। ऐसे ही हुए, हुए, नई, उसने नई कार खरीदी। बहुत लोग नई ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन मानक रूप ये है नई। किराए, मानक रूप ये है किराए। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे हैं शब्द हैं जो कि प्रचलित हैं दोनों तरह से, अमानक रूप में भी और मानक रूप में भी। लेकिन जो मानक रूप में है हमें उसे सीखना चाहिए, उसे शुद्ध लिखना चाहिए, क्योंकि हिंदी में जिसे मान्यता मिली है। रुपए में अक्सर आप गलतियां देखेंगे, कोई कोई बड़ी ऊ भी लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। रुपए जल्दी से हम उच्चारण कर रू। ठीक है ना? तो छोटी ऊ, और कहाँ लगाते हैं, नीचे नहीं बीच में लगाते हैं। रुपए, हुए, नई, किराए, ये समझ गए आप। अमानक, जो ये भी प्रचलित है हमारे हिंदी में, और मानक रूप भी प्रचलित है। लेकिन जो नहीं जानता है अमानक लगाता है। तो क्यों नहीं, हम जब जान गए कि मानक रूप ये है, हिंदी में इसे मान्यता मिली है, तो हमें इसी का प्रयोग करना चाहिए। समझ गए? गई, रुपए, हुए, नई, किराया, और भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका हम धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं, लेकिन जो मानक हो वही सही होता है। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों ने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है, बहुत साधारण सी बात जो कि आप 5, 6, 7, 8 सब में पढ़ते आ रहे हैं, 9th में फिर से उसे आपने दोहराया है। तो उससे मैं कुछ प्रश्न दे रही हूँ, और आपको याद भी होना चाहिए। जैसे वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है, उसको लिखना है।
ध्वनि के किन रूपों को वर्ण कहा जाता है? इसका भी आंसर लिखना है। हिंदी की लिपि कौन सी है? कौन सी लिपि है और उसको कैसे लिखा जाता है उसे भी आप लिखेंगे। अयोगवाह किसे कहते हैं? वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? वर्ण विच्छेद आपने पढ़ा है, कैसे आप करते हैं वर्ण विच्छेद में, आप क्या करते हैं, इसे आप लिखेंगे। हिंदी की मानक वर्णमाला लिखिए, बहुत ज़रूरी है। अभी मानक अमानक आपने देखा है कुछ शब्दों को, तो हिंदी की मानक वर्णमाला को लिखना है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत आसान है, बहुत साधारण है, जो आपको आना चाहिए, याद रहना चाहिए। वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि के किन रूपों को वर्ण कहा जाता है? हिंदी की लिपि कौन सी है? अयोगवाह किसे कहते हैं? हिंदी की लिपि तो ज़रूर आना चाहिए सबको। अयोगवाह किसे कहते हैं? आप लोग नाम सुनते हैं अयोगवाह का। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? इसमें वर्ण विच्छेद में क्या किया जाता है? और हिंदी की मानक वर्णमाला लिखिए। ये आप अच्छे से कॉपी में लिख लेंगे और आज जो भी पढ़े हैं उसे अच्छे से अपनी कॉपी में उतारते जाना है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और देख के उसको साइड कर दें। नहीं, जो भी आपने देखा है उसे कॉपी में आप उतारेंगे तो आपके दिमाग में वो बात बिल्कुल बैठ जाएगी, फिर कोई भी उसे हटा नहीं सकता है। जब कभी आपको ज़रूरत होगी बस आप पेज पलटेंगे, सारा कुछ आपको याद रहेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पढ़ने के बाद उसे कॉपी में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है ना? अभी आपके पास पर्याप्त समय है, समय का सदुपयोग करना है, बहुत ईमानदारी से सब कुछ लिखना है और पढ़ना है। ठीक है? और ऐसे भी आपका बहुत ही कोर्स कम कर दिया गया है, लेकिन कोर्स कम करने के बावजूद भी हमें पढ़ना है वो सब कुछ। मैं वो भी पढ़ाऊँगी जो पहले था, ताकि आप जान सकें कि वो है क्या। ठीक है ना? इसलिए बहुत ध्यान से काम करना है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर कुछ पढ़ेंगे, व्याकरण का कुछ नया पढ़ेंगे। और जहाँ भी आपको कहीं परेशानी हो तो वहाँ आपको पूछना है कि ये कैसे होगा, और नया कुछ आप जानना चाहते हैं, नया कुछ आपको सीखना है, तो उसके बारे में भी आप हमें बताएंगे। ठीक है ना? यहीं तक मैं समाप्त करती हूँ।